अच्छा स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है। अगर मैं एमसीक्यू नंबर 36 की आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल द वैल्यू ऑफ एन विल बी। भाई देखो, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आपसे कहा जा रहा है कि जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है वो इक्वल है। 39 ऐड नहीं किया, चलो 30 कर लेंगे ना। 39 तो 36 क्या 39 तक करवा दिया था मैंने। अच्छा मैंने करवा दिया था, ओके ओके, लेट मी चेक देन। ये भी करवा दिया था, क्या बात है भाई। चलो 39 कर लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 69, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विल बी। भाई देखो, अब हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 69 है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देखो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी पावर है जिसमें एक्स की पावर 2 आ रही है। भाई एक बात याद रखना, इसमें ट्रिक ये होती है कि अगर आपके पास ए प्लस बी एक्स की होल पावर एन हो और उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एम निकालना हो तो इसके अंदर आर जो है वो एम के बराबर होता है। आर किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात हो रही है तो यहाँ पे आर जो है वो 2 के इक्वल है। सही है, यानी कि यहाँ पे थर्ड टर्म के बारे में बात हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ टी आर प्लस वन इक्वल टू। अच्छा, जब भी कोफिशिएंट की बात हो ना आपसे तो एक्स को इग्नोर कर दें, यानी कि कोफिशिएंट का मतलब है ये हो जाएगा 1 माइनस ए की होल पावर 24। ठीक है, तो यहाँ पे आर मुझे कैसे पता चला, आर मुझे इस तरीके से पता चला कि आपके पास एक सिंपल सी कहानी है कि जो एक्स की पावर होगी, अगर सेकेंड टर्म में एक्स की पावर 1 है तो वही आपका आर होगा। यानी कि एक्स की पावर 2 ने ये बता दिया कि आर 2 है, तो यहाँ पे मैंने ये पता चल गया है कि थर्ड टर्म पे जो है वो एक्स की पावर 2 होगी। वैसे अगर देखा भी जाए तो यहाँ पे बी की पावर क्या होती है, आर होती है ना। ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, जनरल टर्म। तो बी की पावर आर का मतलब है यहाँ पे आर 2 होना चाहिए। तो अगर आर 2 होगा तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं बायनोमियल मतलब जनरल टर्म 24 कॉम्बिनेशन 2, ए की पावर एन माइनस आर, 24 माइनस 2 मतलब 1 की पावर कुछ भी वन ही रहती है। फिर माइनस ए लिखोगे, उसके ऊपर होल पावर 2 लिख दोगे। अब T3 असल में कोफिशिएंट अगर मैं लिखूँ दैट इज 69। 24 का ट्रिक क्या होती है, 24 के दो रिवर्स फैक्टर अपॉन पे लिखोगे 2 फैक्टोरियल विच इज 2, माइनस ए की पावर 2 होती है ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 2 वन ज़ा 2 12 ज़ा 12 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 23 वन ज़ा और 23 मुझे सॉल्व करा देना है, क्या होगा 23 3 ज़ा, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो 1/4 हो जाएगा और ए को वी कैन राइट प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये लिख सकते हैं ए प्लस माइनस 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा T3+1। T3+1 सेम चीज़ लिखोगे और यहाँ लिख लोगे 24C3, ए की पावर एन माइनस आर, ए की एन को 1 होगा, और माइनस ए की पावर ए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 लिख दूँ, पहले 1/2 रख देते हैं, आर बराबर है 3 के। तो 24C3 बराबर होगा 24 के 3 रिवर्स फैक्टर, 24 23 22 अपॉन 3 फैक्टोरियल जो 6 होता है, और -2 की पावर 8 जो है वो -8 होगा। अब दोनों आंसर सेम होंगे, कोफिशिएंट के साइन चेंज होगी सिर्फ। इसको लिख दोगे 8 वन ज़ा 8, 3 ज़ा 24, 3 वन ज़ा 3, 2 ज़ा 6, यहाँ लिखोगे 2 वन ज़ा और यहाँ लिखोगे 2 11 ज़ा। 23 को 11 से कर लो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 253। ठीक है, तो भाई ये आंसर आ गया माइनस का 253। तो आप किसको टिक कर रहे होंगे, माइनस के 253 को। अच्छा वैसे इसके अंदर बोथ का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव 1/2 रखता हूँ तो ये 253 पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये लाजमी तौर पर इस सवाल पे बोथ का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास प्लस माइनस 1/2 आ रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑड पावर आएगी ना, तो दोनों रिजल्ट बन सकते हैं।
अभी तो खैर इसका सोल्यूशन मैंने बताया, लेकिन यह है कि वर्किंग यही होगी इसकी टोटल की टोटल। अभी आप इसको नेगेटिव पे टिक करें, जो आपका पहला आंसर बन रहा है पॉजिटिव वैल्यू से। अब 39 के बाद देखो 40। 40 पे क्या कहा जा रहा है, द थर्ड टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन इज ट्वाइस दी फोर्थ टर्म। यानी कि आपके पास अगर गिवन है 1+1/4 की होल पावर n लिखा हुआ है ना, गेजेस लिखी हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन क्या है, द थर्ड टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ट्वाइस द फोर्थ टर्म। यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं, थर्ड टर्म जो है वो ट्वाइस से फोर्थ टर्म के द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे जनरल टर्म ही लगाओगे। जनरल टर्म क्या होता है, NCR। तो यहाँ लिखोगे R एक कम होता है, NC2 A की पावर n-r यानी कि n-2 और B की पावर r यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। 2 लिख दोगे, फिर यहाँ लिख दोगे NC3 A की पावर n-r यानी कि n-3 और यहाँ लिख दोगे 1/4 की पावर 3। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ NC2 के बारे में ना, तो एक बात मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। n आपने कैलकुलेट करना है, इसको मैं लिख लेता हूँ NC2/4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सही है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं NC3 और 4 का क्यूब 64, 64 को 2 से डिवाइड कर दो 32, ये हो जाएगा 61 सा 61 2 सा। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ये बराबर हो जाएगा NC3/NC2 के। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, NCR/NCR-1 बराबर होता है n-r+1/r के। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये हो जाएगा n-r+1/r। 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 सा क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिख देंगे और ये माइनस का 2 यहाँ देखिए प्लस का 2 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, काम की प्रॉपर्टी है कि NCR और NCR-1 जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपके n-r+1/r के। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? आगे बढ़ूँ? अब इसके आगे देखो 42। देखो 42 पे लिखा हुआ है गिवन दैट 1+1 की पावर, देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है ना शेरोस, 1 की पावर कुछ भी लिख लो 1 ही होगी ना। अब देखो लिखा हुआ है गिवन दैट 1+ax द वैल्यू ऑफ a एंड, ये बिल्कुल सेम तरीके का सवाल है कि भाई अगर आपके से a और n पूछा जा रहा है तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं ना कि पुट करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a की जगह, पहले क्या है a है ना, तो a की जगह 3/2 लिख लेता हूँ और n की जगह 6 लिख लेता हूँ। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ 1+nx, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3/2x लिखा हुआ है। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो उसकी शुरू की दो टर्म्स 1+6x बन रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को वेरीफाई करते हैं। तो ऑप्शन बी के लिए ऐसा फॉन्ट साइज बड़ा कर लो, ओके ओके एक मिनट को, बैटरी इज रनिंग लो, तो वो चार्ज पे लगा दूँ। अब देखो भाई, अब दिख रहा है आप लोगों को, पूरी ब्राइटनेस भी मैंने बढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखो बी जो है हमारे पास क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, देखो 1। अब क्लियर है हुरिया, क्लियर है बता दो। 1+nx लिखा हुआ है, अच्छा ये सेम आंसर होगा लेकिन ये मतलब 1-6x हो जाएगा। अब देखो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू, ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे अगर मैं लिखूँ एक्स ए की जगह फॉर एग्जांपल 3/2 और सॉरी 3/2 एक्स और एन की जगह मैं 8 रखता हूँ, तो अच्छा ये सही होगा, बल्कि नेगेटिव वाला जो है वो सही होगा क्योंकि नेगेटिव आंसर चाहिए हमें।
तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल -3/2 रखूँगा ना, तो ये बन जाएगा अगेन 1 + n x ना। तो 1 + n कितना है, 8 है। तो आप -3/2 करके x कर लो, तो इसका आंसर बन रहा है 1 - 12x। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। वेरीफाई करना है आपने सिर्फ एक्सपेंड करके। बेटा मुस्तफ़ा बहुत सिंपल है ना, 1 + n x लगाओ ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 + x⁴n जो है वो मल्टीप्लाई होती है 1 + n x के। ठीक है मुस्तफ़ा, समझ आ गई बात? अब 42 के बाद ध्यान से सुने, 42 के बाद नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 43। अच्छा दानियल थोड़ा स्लो चल लेते हैं, ओके। 41 रह गया, 41 कहाँ रह गया? 41, अच्छा 41 याद रखना रह गया। 41 मैं आखिर में बता दूंगा क्योंकि उसकी मैंने फिर पिक ली भी नहीं है। याद रखना वानिया और काजिम 41 के बारे में। इन द एक्सपेंशन ऑफ, देखो भाई असल में इन द एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सम ऑफ द, सर एनोटेट, अब देखो सवाल पढ़ते हैं। इन द एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सम ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, लिख देता हूँ भाई मैं कंडीशन के बारे में। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म is equal to the 1.5 terms the third term, the value of x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई देखो अगर मैं इसको 1 + x⁴ क्या लिखी हुई, आप बुक से देख के बता सकते हैं, मुझे दिख नहीं रहा, वो 5 है 8 है, ये कंफर्म कर दो ज़रा ताकि मैं इधर लिख दूँ। 1 + x⁴ क्या है, 5 है। ओके इसको भी ज़रा सही कर लेता हूँ। अच्छा 1 + x⁴ है ना, तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला होगा। देखो अगर ये 1 + x⁴ है ना, तो अगर आप इसमें बाइनोमियल लगाओगे ना, तो ये मैं आपको बताया चलूँ कि ये हो जाएगा 1 + 5, पहले होता है A4B 5x होगा, फिर ये हो जाएगा 10x², फिर ये होगा 10x³, फिर ये होगा 5x4, फिर ये होगा x⁵। ठीक है, ये इसकी एक्सपेंशन होगी। बाइनोमियल कोफिशिएंट a + b⁵ तक आपको याद होने चाहिए। तो ये होता है 1 5 10 10 5 1। अब बात किसके कर रहा था, थर्ड सेकंड और फोर्थ की ना, तो ये सेकंड होगा, ये फोर्थ होगा और ये थर्ड होगा। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, सेकंड लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो सेकंड किसके बराबर है बताओ, 5x के। अच्छा फोर्थ किसके बराबर है, 10x³ के। 1.5 t3 बराबर किसके, 10x² के। तो आप एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये करेंगे, बेटा 42 पे कहाँ चले गए, अभी तो इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। 5x ये 15x² हो जाएगा। अब आप लिखोगे यहाँ पे 10x³ - 15x², और ये क्या होगा बताओ, इसको रीअरेंज करते हैं तो प्लस का 5x। आप यहाँ से 5 कॉमन निकाल लें, तो 2x³ - 3x², 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अच्छा एक x अगर कॉमन निकालोगे ना, तो एक x तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि एक x तो बन गया ज़ीरो। अब बाकी यहाँ x² बचेगा, और यहाँ x बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। जो यहाँ जो मैंने लिखा था ना, इसको दोबारा करना पड़ेगा। इसमें से क्या करो, 5x निकाल लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 2x², 3x + का 1 = 0।
तो एक एक्स तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें आप, तो 2x अगर आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x-1, -1 यहाँ से कॉमन निकालना, यहाँ आ जाएगा x-1। तो एक फैक्टर आ जाएगा x-1 और एक फैक्टर आ जाएगा 2x-1। एक x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी। यानी कि एक तीनों ही आंसर आ रहे हैं। एक x 0 आ रहा है, ये देख लो। एक x 1/2, तो आप इसमें टिक कर देंगे, ऑप्शन डी में टिक कर देंगे। अब 43 के बाद यहाँ देख लें 44। 44 पे लिखा जा रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁻8 द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल विल बी। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ x सेकंड और फोर्थ टर्म इक्वल। अच्छा, इसके अंदर भी सेम लॉजिक लगा सकते हो वैसे। जब भी ये आ जाए ना 1 + x⁻n, उसके अंदर थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लाइक इसके अंदर ये है कि अगर मैं आपसे बात करूँ, जीरो कॉमन निकाला था ना दानियाल, ये देखो ना, कॉमन जो निकला था 5x, उससे x 0 आया ना। 5x को 0 रख दो तो x 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल। ठीक है भाई, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1 + x⁻8। अब मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ थोड़ा सा कि सेकेंड फॉर विच द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल। r उससे कम होता है r 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ लिख लोगे 8c1 a⁻n - 7 और b की पावर हो जाएगी r। यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे 8c3 a⁻n - r b की पावर r। अच्छा, 8c1 8 के बराबर होता है, तो ये 8x हो जाएगा। 8c3 मुझे डायरेक्ट याद है 56 होता है, तो यहाँ आ जाएगा x3। यहाँ पे भी सेम कहानी ऐसे पिछले वाला सॉल्व नहीं किया था। 8x - 56x³ = 0 कर लोगे। यहाँ से 8x को निकाल लो कॉमन, यहाँ बच जाएगा 1 - 8 7 ज़ा, तो एक x तो 0 हो जाएगा। जबकि इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 7x² = 0। ये हो जाएगा 1 = 7x²। सो x का आंसर विल बिकम ±1/√7, यानी कि तीनों ही आ रहे हैं। इसका मतलब 44 में आप किसको टिक कर देंगे, डी को टिक कर देंगे। अच्छा जी, 45 में लिखा गया है द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन कैसा है काजिम, बेटा फॉर्मूला लगाना वो जनरल टर्म का। NCR = a की पावर, देखो ये बात याद रखना ना, ये फॉर्मूला याद नहीं है, देखो याद कर लेना ये कि TR+1 बराबर होता है NCR a⁻n - r b की पावर r। और 8c1 8 की इक्वल 8c3 56 होता है। 56 भी कैसे होता है, इस तरीके से होता है कि 8c3 के अंदर हम लोग 8 के 3 रिवर्स फैक्टर लिखते हैं और उसको 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ n इज। तो बहुत सिंपल है, आप एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ n आपसे पूछा जा रहा है तो r निकाल लो। अच्छा, r की मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई, यही होती है NP/P+Q। तो जाहिर है कि यहाँ पे आप लिखोगे AXP + B/XQ की होल पावर n लिखा हुआ है ना अगर, तो यहाँ पे r बराबर है NP/P+Q के। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो मुझे बताओ कि अगर फोर्थ टर्म है तो r हो जाएगा 3। अब यहाँ पे p जो है वो भी 1 है,
क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पे 1 है। अब ये क्यू हो जाएगा, क्यू भी 1 है, तो आर की जगह आप 3 लिख लेंगे। एन आपने कैलकुलेट करना है, पी और क्यू आपको पता है कितने, 1 और 1 है, तो एन यहाँ से 6 आ जाएगा। देयरफॉर यू विल टेक ऑन 6 45 के अंदर। 45 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 46। 46 में क्या कहा जा रहा है, इन द एक्सपेंशन इफ फोर्थ टर्म इज 160, द if both p and q are positive then p minus q equal to 1, the value of p and q are। अच्छा जी, तो भाई फोर्थ टर्म इज 160 कहा जा रहा है ना, फोर्थ टर्म का मतलब R3 हो जाएगा। अच्छा, अगर R3 है और साथ साथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव, अब पता नहीं क्या क्या कहानी लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अच्छा, पी माइनस क्यू भी बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये पावर कितनी लिखी हुई है बेटा, देख के बताना। 8 है, 6 है, ओके, गदा कर ले इसको, मैं सही कर देता हूँ, 6। तो अगर ये 6 है और यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है 160 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं T4 इज इक्वल टू 160, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म लगाता हूँ तो यह हो जाएगा 6C3 ए की पावर n माइनस आर, ऐसे लिखेंगे, और क्यू एक्स की पावर 3 ऐसी होगा ना, और यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 160। असल में ये एक्स क्यूब तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू का होल क्यूब विल बिकम 160, और 6C3 अगर लिखते हो तो 6 के 3 रिवर्स फैक्टर्स 20 होगा, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 6, 66 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा, तो पी क्यू का जवाब अगर क्यूब रूट लोगे तो वो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से p माइनस क्यू जो है वो 1 है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, p बराबर है 1 प्लस क्यू के, तो p की जगह लिख दो 1 प्लस क्यू, तो 1 प्लस क्यू अगर लिखोगे तो जाहिर है कि ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से क्यू निकाल लो। तो अगर मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो यहाँ लिखोगे 2q माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं q को कॉमन निकालूँ तो एक q प्लस 2 आ जाएगा, -1 को कॉमन निकालूँ एक q प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू 1 आ रही है, बाकी दूसरी नेगेटिव आ रही है, तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू q की आ रही है विच इज़ 1, और p की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो वो 2 हो जाएगी। इसका मतलब तभी आप किसको टिक करेंगे 46 में, ऑप्शन ई को टिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पी क्यू जो है वो 1 है, तो क्यू को ले जाके यहाँ पुट कर दें तो p विल बिकम 2। हाँ, ये सेम बाइनोमियल का फॉर्मूला है, n कॉम्बिनेशन आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर। 46 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व 47। अच्छा, 47 पे ये लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है ना, 2x प्लस 1/4 की पावर 9, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किसके इक्वल है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 9 है, फिर x की पावर 8 है, x की पावर 7, x की पावर 6। अब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि ये एक्स की पावर 7 जो है वो कौन सी टर्म के अंदर है। भाई ये नॉर्मली फर्स्ट टर्म होगी, T1 होगी, ये T2 होगी, ये T3 होगी, और ये T4 होगी। तो T1 पे हमारे पास b की पावर
अच्छा, इस एक्सपेंशन के अंदर अगर मैं एक्स की पावर 7 की बात करूँ ना, तो वो क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो वो होता है एन पी माइनस एम अपॉन पी प्लस क्यू, ये होता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताई थी। तो P यहाँ पे 1 है, Q यहाँ पे 0 है। P देखो 1 है, दूसरी टर्म में Q 0 है ना, और N है 9। तो अगर यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, 1 प्लस 0 ना, तो 9 माइनस 7 विल बिकम 2, यानी कि ये वाली टर्म जो होगी वो T2 होगी। और यहाँ 6 लिखोगे, T2 नहीं होगी, T3 होगी, क्योंकि R2 आ रहा है तो ये T3 होगी, और ये T4 होगी। अब मतलब वेरीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये T3 और T4 ही है अगर देखा जाए तो 9 माइनस 7 विल बिकम 2, तो ये आपकी T3 हो गई, और 9 माइनस 6 विल बिकम 3, तो ये T4 हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपके पास जो T3 है वो बराबर है AX7 के। इसी तरीके से T4 जो है वो किसके बराबर है बताओ, BX6 के। तो अगर मैं T3 निकालना चाहूँ तो T3 किसके बराबर है, देखो यहाँ लिख दोगे 9C2 और a की पावर n माइनस आर, यानी कि 2x की पावर 7, और b की पावर r, यानी कि 1/4 की पावर 2, और यहाँ लिख दोगे a और यहाँ लिख दोगे x7। अच्छा, x की पावर 7 से x की पावर 7 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि वो तो कैंसिल हो जाएगा। 9 कॉम्बिनेशन 2 है, वो 9 के 2 रिवर्स फैक्टर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 36 होगा। चेक कर लीजिएगा, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128 होती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। x की पावर 7 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से भी बच जाएगा। अब बस को सिंप्लीफाई कर लो, 2 18 जा, 2 8 जा, सही है। और उसको फर्दर अगर मैं करूँ तो ये क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 2 4 जा, 2 9 जा, 4 1 जा, 4 3 जा 12, 32 इंटू 9। तो 32 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ तो ये 288 होगा। इसी तरीके से 288 वाले खैर दो ऑप्शन है, ए और सी, तो कोई दोनों में से ठीक होगा। दोनों सब देखो, ये आपने कर लिया ना, तो यहाँ पे आप सेम लिखोगे 9C3, मतलब उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, तो ये हो जाएगा BX6। तो 9C3 बराबर होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6, 2 की पावर 6 64, 4 की पावर क्यूब भी 64 होता है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचिए अभी 2 4 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो B will become 84। Therefore you will take on option C, 47 is option C, C को आप टिक कर देंगे, ठीक है। 47 के बाद हमारे पास 48 है। 48 में क्या कहा जा रहा है, इन द एक्सपेंशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म, यानी कि सम ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड टर्म। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड टर्म। अच्छा जी, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर क्या है, 7 है। तो जब 7 है तो सेकेंड एंड थर्ड टर्म की बात हो रही है, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ 7C1। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, तो बेहतर ये है कि x की पावर आप 6 लिख दें। 7C3, असल में x की पावर कैसे लिख रहा हूँ मैं, अच्छा गलत लिखा है, यहाँ पे x की पावर 1 होगी, जो r है वही होगी। r क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यही पावर होगी, और ये हो जाएगी x की पावर 3। T3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 7C2 और x की पावर 2। 7C1 बराबर है किसके, 7 के। ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। 7C3 बराबर है 21 के, ठीक है।
तो 21x³ और 7c2 होता है, 7c3 खैर 35 होता है, सॉरी 7c3 इज 35 एंड योर 7c2 इज 21, ये हो जाएगा 42। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, यहाँ आप लिख लो 35x³ प्लस 42, सॉरी 42 प्लस का नहीं माइनस का होगा। अब कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे आगे करना है क्या। तो आप लोग इन सब से 7x कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो एक x तो 0 आएगा। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लें आप लोग, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इसमें एक x1 और एक x1/5 आ जाएगा, यानी कि आप 48 में ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। 48 या 49, यार इस 49। देखो भाई 49 पे बोला जा रहा है द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर -17। इसके लिए मैंने ट्रिक क्या लिखवाई थी, r इक्वल टू यही वाली दोबारा वही NP - m/p+q। तो यहाँ पे जो ये m है वो -17 हो जाएगा, ये आपके पास p होगा 4 और ये आपके पास q होगा 3 और ये आपके पास होगा n। तो r निकालने का जो फॉर्मूला होता है NP, यानी कि n की जगह लिख दोगे 15, p बराबर है 4 के माइनस का m, तो यहाँ लिख दोगे माइनस का 17 अपॉन पे लिखा हुआ है p+q विच इज इक्वल टू 4+3। 15 4 द 60 एंड 60 + 17 विल बिकम व्हाट, बताओ ज़रा 16 + 17 क्या होता है, 60 + 17 सॉरी 77 अपॉन 7, तो r आ जाएगा 11। ठीक है, असल में ये दोनों ही वन है, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट में अगर आप निकाल देंगे क्या बच जाएगा, 1 + 1 की पावर 15। तो ए भी वन है बी भी वन है, तो कोई भी पावर हो ए बी को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको क्योंकि दोनों ही वन है। तो आंसर डायरेक्ट होगा 15C 11। तो 15C 11 के लिए क्या करोगे, 15C 4 के इक्वल लिख सकते हैं इसको। फिर आप लिखोगे 15 के 4 रिवर्स फैक्टर यानी कि 15, 15 14 13 × 12 अपॉन पे आप लिखोगे 4 फैक्टोरियल जो बराबर है 4 × 3 × 2 के। 4 3 से 12 को उड़ा दो, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, ठीक है। 15 7 ज़ा होता है क्या 105। 105 को 13 से करना है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा आंसर। 15C4 काजिम इस तरीके से आया कि NCR बराबर होता है NCn-R के। तो तुम ये 15 में से 11 माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 1365। सिंपल है, 13 को पहले मल्टीप्लाई कर लेना 100 से तो वो 1300 हो जाएगा बेटा, और 13 को 5 से कर लेना 65, तो ये आंसर आ जाएगा 1365। और ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया क्योंकि देखो 15 के 11 फैक्टर लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैंने इसको 15 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 आ गया, तो 15 - 11 विल बिकम 4। 15 के 4 रिवर्स फैक्टर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 49 हो जाएगा। अब क्या है 50 है ना, 50 51 52 बस, तो ये बहुत सिंपल है, देख लो भाई। प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, देखो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर a - b की पावर n होती है ना तो टर्म्स ऑल्टरनेटिव होती है। पहली टर्म पॉजिटिव होती है, पहली टर्म होती है पॉजिटिव, दूसरी टर्म होती है नेगेटिव, तीसरी टर्म होती है पॉजिटिव, चौथी टर्म होती है नेगेटिव, पांचवी टर्म होती है पॉजिटिव, फिर छठी टर्म होती है नेगेटिव। तो हमें चाहिए क्या, चौथी पांचवी छठी, तो चौथी पांचवी छठी ये रही, तो ये क्या है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, तो
इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। therefore you will take on positive। द सम ऑफ ट्राइनोमियल कोफिशिएंट, देखो इसकी ट्रिक होती है कि आपके पास सिंपल आप इन सबको ऐड कर लो, यानी कि 1 + 1 - 3 और होल पावर 4 3 2 1। तो 2 - 3 -1 होता है, -1 की होल पावर -1 की ऑड पावर है, तो आंसर -1 ही आएगा। ट्राइनोमियल हो या पोलिनोमियल हो, जितनी भी टर्म्स है सबको ऐड कर लो, वेरिएबल को ना लिखो और बस होल पावर को होल पावर रहने दो। अब यहाँ लिखा हुआ है द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन। 13 टर्म बोला जा रहा है कि भाई वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम क्या करते हैं, इफ द 13 टर्म इन द एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, भाई मैंने इसके लिए ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है, ये बराबर होता है R = NP/P+Q। 13 टर्म का मतलब R हो जाएगा 12। N कैलकुलेट करना है, P किसके बराबर है 2 के, P+Q के बारे में बात की जाए 2+1 हो जाएगा। तो आप 12 को 3 से कर लें मल्टीप्लाई, 36 हो जाएगा, 36 को 2 से कर दें डिवाइड, तो n विल बिकम 18। ठीक है, n आ जाएगा 18। रह गया तो कोई MCQs बताना। फोर्टी वन ओके वानिया, मैं करवा देता हूँ अभी। अच्छा भाई देखो 41 के अंदर क्या करना है, इस पे लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन द रेशियो ऑफ द x³ एंड x³ का मतलब है दोबारा वाली ट्रिक है कि अगर सेकेंड टर्म में x आता है तो इसमें r हो जाएगा 3 और इसमें r हो जाएगा 4। तो r 3 है और r क्या है 4 है, यानी कि यहाँ लिख लोगे t3+1 और यहाँ लिख लोगे t4+1। तो ये इनका रेशो जो है वो रेशो बाद में लिखूंगा, पहले मैं जब फॉर्म में लगा लेता हूँ NC3 a⁻n - r, और यानी कि यहाँ लिख लेते हैं n-3 और b⁻r यानी कि 3x की होल पावर क्या लिख देंगे हम लोग 3 लिख देंगे। यहाँ लिख दूंगा मैं NC4 और यहाँ मैं लिख दूंगा 2 की होल पावर n-4 और 3x की होल पावर 4। असल में इसका रेशो आपको डिफाइन है कि इसका रेशो है 8:15, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8/15x ना। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखें, ये NC3/NC4 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2 की पावर 1 सिर्फ, और नीचे 3 की पावर ज़्यादा है तो नीचे 3 की पावर 1 आ जाएगी और नीचे आ जाएगा x, क्योंकि ये 4 में से 3 निकालोगे तो x बच जाएगा। तो देखो ये x और ये x क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ लिखोगे 2 1 सा, यहाँ लिखोगे 2 4 सा, यहाँ लिखोगे 3 1 सा, यहाँ लिखोगे 3 5 सा। इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं NC4/NC3 और ये हो जाएगा 5/4। अब मैं ये प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दोबारा लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद आए। NCR/NCR-1 इज इक्वल टू n-r+1/r। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे n-r+1 अपॉन पे यू विल राइट r, यहाँ आ जाएगा 5/4। ये 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, n आ जाएगा 5, माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3, तो n आ जाएगा 8, n 8 आ गया। देयर फॉर यू विल टेक ऑन 41 के अंदर ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे सारे MCQs बायनोमियल के सॉल्व होते हैं।